हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, ईडी ने विंजो के फंड्स को यूएस और सिंगापुर के अंदर फ्रीज कर दिया है। ऑलमोस्ट 505 करोड़ रुपए फ्रीज किया गया है। भाई, ये रियल मनी गेम बंद होने के बाद में विंजो और जितनी भी बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत बुरा सीन हो रहा है उनके साथ में। मतलब बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, ये किया, वो किया। जो सुनने में आ रही है बातें, भाई दिस इज नॉट गुड। जो रियल मनी गेमिंग वाले थे, जो ऑनलाइन लीगल सट्टा खिलाते थे, एक तरह से एलिगेशंस ये भी है कि भाई वो बॉट से गेम खिलाते थे। मतलब आप अपनी टीम तो बना रहे हो, सोच रहे हो कि आप जीतोगे, पर आप कभी जीतते ही नहीं थे। जो विनर्स होते थे वो उन्हीं के बनाए हुए बॉट्स होते थे। बाकी बांग्लादेश ने स्पाइस जेट को अपनी एयर स्पेस यूज करने से रोक दिया है। ये कोई पॉलिटिकल टेंशन नहीं है, बस पैसे नहीं दिए इसलिए ऐसा किया गया है। 42 करोड़ रुपीस के आसपास के अनपेड बिल्स है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्पाइस जेट अभी लॉस में आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले कुछ टाइम से प्रॉफिटेबल था। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट निकल के आया है, 261.7 करोड़ का लॉस देखने को मिला इनको। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने जेप्टो डेली बंद कर दिया है। उनका सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल था, बट भाई आईपीओ आ रहा है, अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है। और जो प्लेटफॉर्म फीस लगा रहे हैं भाई, वहीं से तो बिजनेस बनता हुआ दिखाई देगा। अब किसी की अगर प्लेटफॉर्म फीस कम कर दोगे तो काम नहीं बनेगा ना। तो 2 से 15 रुपए तक पहुंचने का सफर है जेप्टो का। या सबका बोलूंगा मैं, सबके सब प्लेटफॉर्म फीस अब दबा के ले रहे हैं। बाकी ओपन एआई ने टाटा ग्रुप से 100 मेगावाट का कंप्यूट बाय किया है। तो भाई ये डेटा सेंटर जो बनाया जा रहा है उसके लिए ऐसा किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है, जिसमें ओपन एआई और बहुत सारे लोग मिले हुए हैं, उसी का पार्ट है। और आइडिया ये है, ये जो डेटा सेंटर बनेगा ये 1 गीगावाट तक जाएगा। अब इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इंडिया के अंदर अभी, क्योंकि एआई समिट भी चल रहा है। तो सबके सब कह रहे हैं गीगावाट गीगा। इतनी कैपेसिटी हमारे पास है या इतनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम एलएनटी और एनवीडिया की बात करके चले तो वो भी भाई गीगावाट स्केल की एआई फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहे हैं इंडिया के अंदर। जियो की बात करके चले तो उनका कहना है आने वाले 7 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेंगे इस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर वाली गेम के अंदर। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि एआई भाई नौकरियां नहीं खाएगा, वो एम्पावर करेगा यूथ को, ताकि वो ऐसी ऐसी चीजें कर पाए जो शायद पहले पॉसिबल नहीं था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, बट अगर यूथ उस बात को समझ पाएगी तभी वो कर पाएगा एम्पावर। कल रात वाली स्टोरी देख लेना इंस्टाग्राम के ऊपर, पता लग जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो पा रही है एआई की वजह से। हो सकता है कि मैं अपना एडिटिंग वर्कफ्लो पूरा 100% एआई से कर दूं। मतलब मैं शूट ह्यूमन ही करूंगा, मुझे पता है कि जब मैंने एआई से वीडियो जनरेट करके देखे तो लोगों को मजा नहीं आता। बट मेरा पूरा एडिटिंग पाइपलाइन जो है वो पूरी पूरी मैं एआई से कर दूंगा कुछ ही टाइम के अंदर, वाइब कोडिंग करके। यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर लोकल मशीन के अंदर चला रहा हूँ ये काम सारा का सारा। और स्केलेबिलिटी मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी दिन की 2 वीडियोस 3 वीडियोस आती है, चलेगा इतने में काम। बाकी मैं वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी हॉटस्टार वालों ने भी ओपन एआई के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। पहले जब मैंने न्यूज पढ़ी, मैं कहा भाई ओपन एआई से पार्टनरशिप, ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्या चैट जीपीटी चलेगा? सर्च को बेटर कर रहे हैं। जब मैं कोई क्वेरी सर्च मारूं तो उसके बेसिस के ऊपर मुझे बेटर रिजल्ट दिखा पाए। आपको सबसे बढ़िया ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा लगता है, आप मुझे बताओ। मुझे लगता है कि अगर पार्टनरशिप करनी है ना, तो एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पार्टनरशिप करी जा सकती है कि इनका एल्गोरिदम ही एआई के बेसिस के ऊपर चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से पर्सनल रिजल्ट दिखा रहा है। अगर मैं चाहूं तो पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करूं, मुझसे कुछ 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 क्वेश्चंस पूछता जाए वो, और जितना ज्यादा पर्सनलाइजेशन पे मैं क्वेश्चंस के आंसर देता जाऊंगा उतना वो पर्सनलाइज होता चला जाएगा। बाकी जियो स्टार की बात करके चले तो वो टीवी और डिजिटल एड की सेल्स टीम को अलग कर रहे हैं। तो अभी तक पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो मर्ज होते हैं और अपने सारी टीम को मर्ज कर देते हैं। अभी हमने वीवो के साथ भी ये देखा कि भाई रियलमी और वीवो मर्ज होते हुए दिखाई दिए, जहां पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई। और ये एकदम उल्टी स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं। तो ऐसा कब करना चाहिए कि हमको अपनी टीम को अलग अलग कर देना चाहिए मर्जर के बाद में, और कब हमको टीम को कंबाइन रखना चाहिए? देखो, अगर आप सेम टारगेट ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हो तो टीम एसेंशियली एक ही होनी चाहिए। अलग अलग टारगेट ऑडियंस को केटर कर रहे हो तो आप टीम को अलग भी कर सकते हो। अगर मैं टीवी इन्वेंट्री की बात करके चलूं और ओटीटी इन्वेंट्री की बात करके चलूं, ड्रास्टिकली अलग है। ओटीटी के अंदर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन है, जहां पर आप स्पेसिफिक चैनल के ऊपर ऐड दिखा सकते हो, स्पेसिफिक टाइम पे दिखा सकते हो, स्पेसिफिक यूजर बेस को दिखा सकते हो, स्पेसिफिक एज ग्रुप को दिखा सकते हो। बट ऐसा टीवी के अंदर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप लोकेलिटी बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हो। तो इसलिए दोनों टीम्स अलग करी गई है।
बाकी BSNL की बात करके चले तो भाई इनका 5G आने वाला है। टारगेट ये है 6 महीने में वो एक सॉफ्ट लॉन्च कर देगी अपने 5G का। दिल्ली मुंबई के अंदर पिछले साल के एंड तक इनको लाने का प्लान था, जो कि नहीं आया। तो अभी 6 महीने प्लान है, ले आएंगे। लेट्स सी ला पाते हैं नहीं ला पाते। इनका कहना है कि बहुत सारा काम हो गया है, बहुत अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। अब BSNL एयरटेल जियो से कम्पीट करता हुआ दिखाई देगा। वोडाफोन लाइन में ही नहीं है भाई। बाकी जिप इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने 107 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे तो क्लियर इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के पीछे अपना एक्सपेंस बढ़ाया है, जिस चक्कर में लॉसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। बट मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। D2C ब्रांड में ये बात सेंस बनाती है। मान लो मैं एक क्रीम बेच रहा हूं तो स्टार्टिंग में मुझे उसको लॉस में भी बेचना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा LTV हाई है। मैं रिपीटिशन करूंगा, बाद में कमाऊंगा। एक टाइम पे स्केल जब आप करते हो ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका टारगेट ये होता है कि भाई अभी मैं नाम कमा रहा हूं, जिसकी वजह से फ्यूचर में मेरा कन्वर्जन रेट इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज भी होती है, स्टार्टिंग में बर्न भी होते हैं, और एक लेवल पे स्केल आने के बाद में आपका बर्न फिर से होना शुरू हो जाता है। तो D2C में गेम समझ में आती है, पर D2B बिजनेस में कैसे? जिप वाले B2B तो मेजरली काम कर रहे हैं ना, बिग वर्कर्स को वगैरह को सप्लाई करते हैं। पता नहीं भाई, समझ में नहीं आई थोड़ी सी कहानी। बाकी स्टैटिक की बात करके चले तो उन्होंने $18 मिलियन रेज किया है भाई। इक्विटी और डेट की फॉर्म में पैसा रेज किया गया है, मतलब 163.2 करोड़ के आसपास रेज किया गया है। लास्ट सीरीज ए 2022 में इन्होंने किया था, जहां पर $25.7 मिलियन रेज किया गया था। मुझे याद है मैंने इनके फाउंडर के साथ में बहुत ही अर्ली स्टेज पे पॉडकास्ट किया था। 2 पॉडकास्ट किए, एक मैंने उनके ऑफिस किया, एक हमारे ऑफिस में हुआ था, जो कि वर्कशॉप टाइप्स था, जहां पे हमने लाइव ऑडियंस को भी बुलाया था। दोनों के दोनों ईवी इंडस्ट्री के अलग अलग फेजेस को समझाते हैं। अगर ईवी इंडस्ट्री को समझना है कैसे काम करता है, तो वो पॉडकास्ट में रिकमेंड करूंगा, उसको देखना, समझ में आएगा। बाकी जीवा की बात करके चले तो उन्होंने 110 करोड़ रुपीस सीरीज सी के एक्सटेंशन राउंड के अंदर रेस किए हैं, तकरीबन $12 मिलियन मान के चलो। अभी भाई रिसेंटली इनके नंबर निकल के आए थे, जहां पे इनका रेवेन्यू 89% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लॉसेस भी 22% में बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। बट भाई ब्रांडिंग एक्टिविटी है, D2C ब्रांड है, स्टार्टिंग में लॉस कर सकता है, क्योंकि बहुत बड़े गेम के ऊपर ये खेल रहे हैं। बाकी सऊदी के PIF फंड की बात करके चले तो उन्होंने $3 बिलियन XAI के सीरीज E राउंड के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, तकरीबन $20 बिलियन टोटल करे हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये SpaceX वाले मर्जर से पहले वाली बात हो गई है, उन्होंने उससे पहले कर दिया। मौके पे चौका। अभी नवंबर 2025 के अंदर US सऊदी का फोरम हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारी बातें करी गई थी, जहां पे 500 मेगावाट AI डेटा सेंटर कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर सऊदी अरेबिया में बनाने की बात करी गई थी। साथ में ग्रॉक के मॉडल डेवलपमेंट की भी बात करी गई थी, तो उसी के अंतर्गत ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कैनवा की बात करके चले तो उन्होंने $4 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया 2025 के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे अच्छी खासी ग्रोथ है भाई। पिछले साल ये नंबर 2.3 बिलियन पे था, जो कि अब बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 4 बिलियन पे। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले 32 बिलियन के आसपास थे, 42 के आसपास पहुंच गए हैं। पेइंग सब्सक्राइबर पहले 20 मिलियन थे, अब 25 मिलियन हो गए हैं। और मंथली एक्टिव यूजर्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, पहले 220 मिलियन होते थे और अब 265 मिलियन हो गए। बाकी आपको बता देता हूँ, ये वाली जो वीडियो एडिट हुई है ना, ये वाली वीडियो भी ये जो स्क्रीन देखते हो, ये कैनवा में बनती है। बाकी ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने कहा कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 78% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है टैरिफ की वजह से, और उनका कहना है कि हम ट्रेड सरप्लस में आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। ये सदियों में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी मान के चले तो ये सरप्लस 2026 के अंदर ही आते हुए दिखाई देंगे। और रियल नंबर से अगर अक्टूबर की बात करके चले तो डेफिसिट $27.62 बिलियन पे जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि अपने पीक पे 140 बिलियन से ज्यादा था, ऑलमोस्ट 80% नीचे हो गया। बट नवंबर के अंदर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट अगर दिसंबर की डेटा की बात करके चले तो पहला एक्सपेक्टेड है कि मंथली सरप्लस देखने को मिलेगा $55.5 बिलियन का। 1975 से अब तक ये ट्रेड सरप्लस नहीं हुए थे और अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है भाई। डोनाल्ड ट्रम्प की स्ट्रैटेजीज काम आ रही है, क्या इसकी वजह से डी डॉलराइजेशन ट्रिगर होगा? पता नहीं। क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने भी हमको दबाया था, उसके बाद में रिवोल्ट तो हुआ था, वैसे ही अगर दुनिया को दबाओगे तो दुनिया भी रिवोल्ट करेगी। बाकी साउथ कोरियन मार्केट की बात करके चले तो भाई ऑल टाइम हाई स्टॉक्स जाते हुए दिखाई दिए। सब भाग रहे हैं, सब सैमसंग भाग रहा है, SK हाइनिक्स भाग रहा है, इनफैक्ट होंडाई, किया, LG एनर्जी सॉल्यूशन सब भागते हुए दिखाई दिए।
इसके अलावा अगर हम एफआईआईज की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो 11,000 करोड़ रुपया इंडियन आईटी स्टॉक से निकाला गया है फरवरी के महीने के अंदर। और रीजन क्या है? ये जो एआई बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजेंटिक दुनिया आती हुई दिखाई दे रही है, इस चक्कर में चीजें स्केरी होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एयरबस की बात करके चले तो वो 870 प्लेन्स 2026 में डिलीवर करेंगे। ये ग्लोबल लेवल पे बात करी जा रही है। एक्सपेक्टेशन तो ये भी है कि 900 से 1000 के बीच में भी ये नंबर निकल के आ सकता है। पिछले 10 सालों का बैकलॉग पड़ा है इनके पास में, तो उसको पूरा करने के पीछे बैठे। बाकी मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दी है। त्राही त्राही वाला माहौल था, मतलब त्राही त्राही तो नहीं कहूंगा, पर बहुत बुरा हाल था मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास मार्केट नीचे गई है। ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ और हिंडाल्को ही ऊपर था, बाकी सब नीचे है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी लाइफ और हिंडाल्को थोड़ा सा ऊपर ही है। ओएनजीसी आप कह सकते हो 3.65% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बाकी सब त्राही त्राही है। बाकी भाई इसी के साथ में हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।